हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में जो कि वेस्टलैंड टॉपिक से रिलेटेड है। ये पोएम है मॉडर्न पोएट्री जिसको कंपोज किया है टीएस इलियट ने, द ग्रेट क्रिटिक एंड पोएट ऑफ द मॉडर्न एरा। एंड द वेस्टलैंड की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट है, मॉडर्निटी पे बेस्ड ऑन पोएम है, मॉडर्न सब्जेक्ट मैटर को डिस्कस करता हुआ ये इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है टीएस इलियट का। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रीफ इंट्रो एंड एनालिसिस ऑफ द पोएम द वेस्टलैंड। तो बिना डिले किए हुए हम पोएम की तरफ पढ़ते हैं और इसका इंट्रोडक्शन और एनालिसिस जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस इंपॉर्टेंट पोएम से रिलेटेड वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है द वेस्टलैंड पोएम का इंट्रो हम डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द टीएस इलियट। थॉमस स्टन इलियट, दिस इज द फुल नेम ऑफ टीएस इलियट। 26 सितंबर 1888 से लेकर के 4 जनवरी 1965 का टाइम ड्यूरेशन जो था वो टीएस इलियट का टाइम ड्यूरेशन है। इनका जन्म 1888 में हुआ है एंड इनका डेथ जो था वो 1965 में हुआ है। तो ये एक लॉन्ग स्पैन है जिसमें से उनके कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी करियर का टाइम है जो कि उन्होंने इंपॉर्टेंट पोएम्स, क्रिटिकल वर्क्स लिखे हुए हैं, ड्रामाज लिखे हुए हैं, इन ब्रिटिश लिटरेचर को उन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। एंड इनके बारे में बात करते हैं, ही वाज पोएट, एसेइस्ट, पब्लिशर, प्लेराइट, लिटरेरी क्रिटिक एंड एडिटर। तो ये एक आप कह सकते हो कि ही वाज अ वर्सेटाइल पर्सनालिटी, ही हैज अ वर्सेटाइल पर्सनालिटी, ही हैज अ ग्रैंड career in literature and he is the central figure in English language modernist poetry। modernist poetry की बात करें तो वेस्टलैंड एक important poem है, इसी सेम सिनेरियो से रिलेटेड मॉडर्निज्म पे बेस्ड ऑन पोएम लिखी है द वेस्टलैंड। अब हम बात कर लेते हैं द वेस्टलैंड से रिलेटेड। द वेस्टलैंड वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1922 इन क्राइटेरियन, अ मैगजीन एडिटेड बाय इलियट। ठीक है, एलियट ने क्राइटेरियन मैगजीन को एडिट करा था, खुद एडिट करते थे और 1922 में फर्स्ट टाइम इस पोएम द वेस्टलैंड को इसी में पब्लिश करा था। क्राइटेरियन जो कि एक मैगजीन था, इस पोएम को उसमें पब्लिश करा गया था जो कि एडिट किया गया है टीएस इलियट के थ्रू, जो मैगजीन थी क्राइटेरियन। एंड देन फ्यू डेज लेटर इन द मैगजीन द डायल, कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद ये द डायल मैगजीन में आई। अभी तक कोई बुक फॉर्म में ये पोएम नहीं पब्लिश करी गई थी टीएस इलियट के थ्रू, बट आफ्टर that later that year as a book by Bonnie and Leverett in New York। और जब ये आई बुक के फॉर्म में तो उसको जो पब्लिशर मिला था वो बोनी एंड लेवराइट था जो न्यूयॉर्क में थे, उन्होंने इसको पब्लिश कराया था और ये 1922 में फर्स्ट टाइम क्राइटेरियन मैगजीन में पब्लिश की गई थी जिसको कि खुद टीएस इलियट ने उस मैगजीन को एडिट किया था। नेक्स्ट वन वी हैव हियर अबाउट द फैक्ट रिलेटेड टू द वेस्टलैंड। दिस पोएम इज डेडिकेटेड टू एजरा पाउंड। एजरा पाउंड की बात करें तो ही वाज आल्सो द कलीग या कॉमरेड थे वो टीएस इलियट के, उसी टाइम पे मॉडर्निज्म पे, मॉडर्न टाइम पे पोएट्रीज को लिखा करते थे। और ये पोएम जो थी ये डेडिकेट की गई थी एजरा पाउंड को, whom टीएस इलियट रिगार्डेड एज हिज फ्रेंड एंड टीचर ऑफ पोएट्री, जिसको टीएस इलियट ने अपना फ्रेंड और पोएट्री का टीचर रिगार्ड कर रखा था। मीन्स ही वाज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ एजरा पाउंड और उनको ये पोएम द वेस्टलैंड डेडिकेट की गई थी। वेस्टलैंड जो कि अभी करंट फॉर्म में हमारे सामने है, अप्रॉक्स 433 लाइंस में है, ये 433 लाइंस में ये द वेस्टलैंड पोएम मॉडर्न टाइम में या ब्रिटिश लिटरेचर में आप देखोगे। बट क्या ये पोएम पहले भी वैसी थी? जी नहीं। टीएस इलियट की पोएम की बात करें तो उन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा पोएम लिखा था, कॉम्पोजिशन की बहुत लंबी चौड़ी थी, उसमें बहुत ज्यादा लाइंस थे, तो उसको एजरा पाउंड वाज द फर्स्ट रीडर ऑफ दैट पोएम द वेस्टलैंड। यहाँ पे मेंशन करा है मैंने कि एजरा पाउंड जो थे कि वो पोएम के फर्स्ट रीडर थे, क्योंकि जो डेडिकेट किया था एजरा पाउंड को टीएस इलियट ने वेस्टलैंड, तो इसी वजह से सबसे पहले उनको दिखाया, उनको पढ़ाया कि आप ये चीजें पढ़ो, मैं ये पोएम लेके आया हूँ, मैं एक कॉम्पोजिशन कर रहा हूँ मॉडर्निटी पे, मॉडर्न जो आपका बैरननेस है उस पर बेस्ड ऑन है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर क्या सिचुएशन है कंट्री की या क्या सिचुएशन है वर्ल्ड की या ह्यूमन माइंड की, वो सब कुछ मैं इस पोएम में लेके आ रहा हूँ, तो आप इसको फर्स्ट टाइम पढ़िए। तो उन्होंने इसको जब फर्स्ट टाइम पढ़ा तो ही गॉट सम काइंड्स ऑफ एरर या सम काइंड्स ऑफ डलनेस इन दैट पोएट्री, तो उस कॉम्पोजिशन को उन्होंने एडिट किया। टीएस इलियट की इस कॉम्पोजिशन द वेस्टलैंड को एजरा पाउंड ने एडिट करा और इसको शॉर्टर और बेटर फॉर्म में लेके आए इस पोएम को द वेस्टलैंड को, जो कि ओरिजिनल फॉर्म में अभी हमारे सामने है। हम सब इसको पोएम को पढ़ते हैं विद इट्स 433 लाइंस इट हैज एंड द क्रेडिट गोज टू एजरा पाउंड
who edited this poem brilliantly and makes it shorter and even better than before। तो बात करें तो एजरा पाउंड का बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट था, बहुत ही ज्यादा ग्रेट इम्पैक्ट था टीएस इलियट के लिटरेरी करियर में। और इसका आपको एग्जाम्पल द वेस्टलैंड से मिल जाएगा, क्योंकि वेस्टलैंड को जिस तरीके से वेस्टलैंड इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेट पोएम ऑफ द मॉडर्न एरा, और मॉडर्न एरा पे जिस तरीके से टीएस इलियट ने अपने व्यूज को दिया है कि किस तरीके से मॉडर्निटी सफर कर रही है आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो बहुत ही ब्रिलियंटली इस पोएम के थ्रू दिखाया गया है। और एजरा पाउंड का कहीं ना कहीं इस पोएम में बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट है, टीएस इलियट के लिटरेरी करियर में इम्पैक्ट है, क्योंकि जब फर्स्ट ये पोएम थी उसको खुद टीएस इलियट ने एजरा पाउंड को डेडिकेट किया और उनको कहा कि आप इसको पढ़ो, क्या एरर्स है इसमें या कहाँ पे मैं इसको चूक रहा हूँ इसको अच्छा एक पोएम बनाने में, एक मॉडर्निटी बेस्ड पोएम बनाने में। तो उसको उन्होंने एडिट करा, बताया कि कहाँ पे इसमें एरर्स हैं, कहाँ आप गलती कर रहे हो, कहाँ पे ये आपका किस तरीके से ये एक अच्छी और बेटर पोएम हो सकती है। एंड द क्रेडिट गोज टू एजरा पाउंड। नेक्स्ट वन वी हैव हियर, द पोएम इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। आप सभी जानते हो कि ये एक बहुत लेंथी पोएम है, बहुत इसमें 433 लाइंस हैं, और ये पोएम जो है ये डिवाइडेड है पार्ट्स में, सेक्शन में इसको डिवाइड कर रखा है। अगर बात करें तो द बरियल ऑफ द डेड इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम, फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस पोएम। अ गेम ऑफ चेस सेकंड, द फायर सरमन इज द थर्ड, डेथ बाय वाटर इज द फोर्थ, एंड व्हाट द थंडर सेड इज द फिफ्थ सेक्शन ऑफ दिस पोएम। तो बरियल ऑफ द डेड से ये पोएम स्टार्ट होती है एंड व्हाट द थंडर सेड से ये पोएम एंड होती है। स्टार्टिंग जो इसका है, कभी कभी एग्जाम में इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है आपके कि विच सेक्शन इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द पोएम द वेस्टलैंड एंड दैट वुड बी द बरियल ऑफ द डेड, या लास्ट सेक्शन है, कितने सेक्शन है इस पोएम में द वेस्टलैंड में। ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं आपको उसका बताना होता है, या 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं तो उसमें ये होता है कि कौन सा सेक्शन है, विच सेक्शन इज नॉट मेंशन इन द वेस्टलैंड पोएम। तो उसमें से कुछ अलग एक ऑप्शन दे दिया जाता है जिसमें आपको टिक करना होता है। बाकी की कहीं ना कहीं ये चारों पांचों में से 3 तो आपके रहेंगे ही, ये जो मेंशन है द बरियल ऑफ द डेड, अ गेम ऑफ चेस, The fire sermon, death by water, and what the thunder said is 5 section in which the poem The Wasteland is divided. Next one की बात करें, this poem is composed of 433 lines and this is written in free verse and blank verse। ये पोएम जो है फ्री वर्स और ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, क्योंकि मॉडर्न टाइम पे जो पोएट्रीज मैक्सिमम जो लिखी जाती थी वो नो राइम स्कीम को फॉलो करती थी, मींस फ्री वर्स पोएम्स लिखी जाती थी जिसमें कोई राइमिंग स्कीम का पैटर्न नहीं होता था। आप पोएम्स एक तरीके से प्रोज वे में लिखी जाती थी, बट वो पोएम्स जो होती थी उसमें रिदम्स होते थे, कुछ तरीके के आपके एक इमोशनल टोन्स हुआ करते थे, एंड दैट्स व्हाई दे वर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द पोएट्री। और इसी तरीके से द वेस्टलैंड जो पोएम है ये नो राइमिंग स्कीम को फॉलो करती है, फ्री वर्ड्स पोएम है जो कि प्रोज की फॉर्म में लिखी गई है, एंड ये ब्लैंक वर्ड्स पोएम है 433 लाइन्स में, इसको टीएस इलियट ने कंपोज करा हुआ है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स की एंड एनालिसिस करते हैं इस पोएम का। The poem is full of quotations from the classical work of the world literature। तो एक तरीके के, क्योंकि एक मैग्नम ओपस वर्क है टीएस इलियट का, बहुत ही एक लैंडमार्क पोइट्री है इनके लिटरेरी करियर में, एक तरीके का जो फेमस पोइट्री आप एक करोगे कि जो लिटरेरी करियर का एक हाई पॉइंट होता है वो ये पोएम के थ्रू टीएस इलियट को मिला हुआ है। और जो कोटेशंस लिए गए हैं इस पोएम में, आपने पढ़ी होगी इस पोएम को तो वो लिए गए हैं क्लासिक वर्क्स ऑफ द वर्ल्ड लिटरेचर, मींस वर्ल्ड लिटरेचर के जो क्लासिक वर्क्स हैं उनमें से कि उनके कोटेशंस को इस पोएम में मेंशन करा है टीएस इलियट ने। उनकी मैं बात कर लेती हूँ कि किसको किसको इन्होंने एल्यूजन्स के थ्रू अपने उसमें दिया है। जियोफ्री चौसर का ये पोएम स्टार्ट ही होती है, जियोफ्री चौसर के आप कैंटरबरी टेल्स की बात करो तो वहां पे उन्होंने अप्रैल को एक तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल मंथ बताया है, बट यहाँ पे टीएस इलियट ने अप्रैल को एक क्रूलेस्ट मंथ बताया है। और इसी तरीके से कुछ और डिस्क्रिप्शंस टीएस इलियट ने जियोफ्री चौसर, विलियम शेक्सपियर, ओलिवर गोल्डस्मिथ, ओविड, चार्ल्स बुडलेयर एंड जेरार्ड डी नर्वल एंड थॉमस किड, इन सभी का जो एक तरीके से एल्यूजन्स के वे में इन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है अपने इस पोएम में, वो बहुत ही ब्रिलियंटली इसको ऑफ किया गया है थ्रू टीएस इलियट। नेक्स्ट वन वी हैव, he uses different sources of inspiration including both Christianity and Buddhism। बुद्धिज्म की बात करो, दत्ता देवधर्मा, ये
इंक्लूड करा हुआ है इन्होंने इस पोएट्री को लिखने में। इसके साथ साथ क्रिश्चियनिटी को भी इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक तरीके का इंस्पिरेशनल सोर्स लिया है, इंक्लूड करा हुआ है अपनी पोएट्री को लिखने में। द स्टोरी इज बेस्ड ऑन द क्रिश्चियन लेजेंड ऑफ द सर्च ऑफ द होली ग्रेल। ये जो स्टोरी है ये क्रिश्चियन लेजेंड जो होली ग्रेल से सर्च करने के उनकी स्टोरी पे बेस्ड ऑन है, जो ये पोएम द वेस्टलैंड है। नेक्स्ट वन वी हैव द पोएम एंड्स विद द संस्कृत वर्ड दत्त दया धव्यम एंड दम्यता। शांति शांति शांति, ये दत्ता दया धव्यम एंड दम्यता ये आपका बुद्धिज्म से रिलेटेड वर्ड्स है, और बाकी शांति 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 ये आपका संस्कृत से लिया गया वर्ड है, जो कि ये पोएम एंड होती है शांति शांति शांति, इस 3 वर्ड से इस पोएम का एंड होता है। और ये पोएम स्टार्ट जो हुई है वो एक तरीके से क्रूलेस्ट मंथ को दिखाया गया, इस तरीके से जो आपका है देयर वाज अ काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, होपलेसनेस इन द स्टार्टिंग ऑफ द पोएम, और कहीं ना कहीं पोएम के एंड में जरूर मिलता है इस लाइन के थ्रू शांति शांति शांति, मीन्स देयर इज अ काइंड ऑफ होप, देयर इज अ काइंड ऑफ थिंग दैट पॉजिटिव थिंग्स द पोएट इज थिंकिंग थ्रू दीज लाइन्स, या वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि दैट positivity will happen and there would be hopelessness and there would be a kind of hope and also a positivity in this world after the First World War. Next one we have about the facts we have here. The poem is written in full of मॉडर्निज्म, जो स्पिरिट है एक तरीके के जो पोएम लिखी गई है ये मॉडर्निज्म पे बेस्ड ऑन है। द आइडिया ऑफ द पोएम स्कैटर्ड अराउंड द पोएम एंड देयर इज नो कोहेरेंस इन द थॉट, मींस जब ये पोएम आप पढ़ोगे तो आपको जो लाइंस या आपको जो सेक्शंस हैं इसमें से आपको किसी तरीके से ये नहीं मिलेगा दैट वन सेक्शन इज कनेक्टेड विद अनदर सेक्शन, जो या एक लाइन जो है दूसरे लाइन से कनेक्ट कर रही है, कहीं ना कहीं एक तरीके से एक स्कैटर्ड जो थॉट है वो आपको इस पोएम में आइडिया जो है वो इस पोएम में आपको देखने को मिलेगा। देयर इज अ नो काइंड ऑफ सीक्वेंस दैट यू विल गेट थ्रू दिस पोएम बाय रीडिंग दिस पोएम। देयर आर अ लॉट ऑफ allusions of to the other work of art. At the same time, the speaker of the poem does not remain the same throughout the poem. यस ये भी ट्रू है कि जो पोएम का स्पीकर है, इस पोएम को जब स्पीकर जो है आप फर्स्ट में देखोगे तो कोई और स्पीक कर रहा है या कोई और नरेट कर रहा है पोएट्री को, सेकंड हाफ में आप देखोगे जो सेकंड सेक्शन है पोएट्री का उसमें आपको और कोई पोएट्री को स्पीक कर रहा है या किसी और का इसमें डिस्क्रिप्शन मिलता है जो नरेट कर रहा है पोएम को। तो देयर आर काइंड ऑफ मेनी स्पीकर्स इन्वॉल्व इन दिस पोएम हु इज narrating the story in their own way, in their own style, and there are several speakers in almost every section of the poem, and even not in the whole poetry, but if you get a kind of particular section तो आपको वहां पे देखने को मिलेगा कि बहुत सारे स्पीकर सेम टाइम उसी सेक्शंस में अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, अपने अपने थॉट्स को शो ऑफ कर रहे हैं थ्रू दी रेफरेंस ऑफ अदर्स वर्क या थ्रू दी रेफरेंसेस ऑफ दी अदर्स बुक्स। ये पोएम में है। तो इस तरीके से ये एक मॉडर्न पोएम है, मॉडर्निज्म की स्पिरिट को ध्यान में रखते हुए ये पोएम लिखी गई है, और उसको कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर रही है, क्योंकि जो एक तरीके का थॉट है मॉडर्निज्म से रिलेटेड, देयर वाज नो काइंड ऑफ पॉजिटिविटी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड इज स्कैटर्ड एंड कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस है माइंड में, इन द हार्ट ऑल्सो, एक तरीके के रिलीजियस जो बिलीव्स थे इससे पहले उसको कहीं ना कहीं शेक ऑफ कर गई है, और इस तरीके से ट्रेडिशनल जो चीजें हैं उसको कहीं ना कहीं इस पोएम के थ्रू दिखाया गया है कि उसको एक तरीके से पूरे तरीके से डिवाइड ऑफ कर दिया गया है। बट बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स दिस पोएम इज रिलेटेड टू द फुल स्पिरिट ऑफ मॉडर्निज्म। एंड आगे है हमारे सामने जो इम्पोर्टेंट, और हम बात करें अगर इसके थीम की बात करें तो इस पोएम में क्या क्या थीम्स इन्वॉल्व है वो मैं आपको बता देती हूँ। Disillusionment is one of the important themes involved in this poem. Fragmentation and decay. Fragmentation and decay है कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर किस तरीके से चीजों का पतन हुआ है, रिलीजियस जो बिलीफ थी वो कहीं ना कहीं हिल चुकी हैं सभी की, और लोग अब खुद पे लोगों को यकीन नहीं रह गया है। जिस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 में जब एंड हुआ उसके बाद 1922 में ये पोएम जो है पब्लिश करी गई है, तो आप तरीके से देख सकते हो कि जो कुछ भी टी.एस. इलियट ने रीड आउट करा हुआ है, जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस करा हुआ है कि आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या क्या चीजें हुई हैं, वो सब कुछ अपने इस पोएम में उन्होंने
दिखाया है, इस पोएम के थ्रू एक्सप्लेन करा हुआ है। तो डिसइल्यूजनमेंट एक तरीके का कहीं ना कहीं डिसइल्यूजनमेंट है, मीन्स पीपल आर नॉट stand on a certain things, and fragmentation and decay है। रिलेशंस एंड रिलेशनशिप की अगर बात करें तो नो वन इज लॉयल टू वन अनदर या ईच अदर, कोई भी एक दूसरे के लिए लॉयल नहीं है। वॉर का सिचुएशन है, वॉर इन द माइंड्स एंड द हार्ट ऑफ द पीपल, लॉस ऑफ हाई कल्चर, वॉट एवर द कल्चर, वॉट एवर द पास्ट थिंग्स हैड rich kind of culture it has, but that everything is lost now। spiritual dryness है, people are now questioning about the religious beliefs, जो कि religious जो questions हैं religious beliefs के ऊपर question mark एक तरीके का लग गया है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये भी एक important theme है spiritual dryness की। रेस्टोरेशन एंड रीबर्थ, एंड ये एक इंपॉर्टेंट थीम है, रेस्टोरेशन एंड रीबर्थ, क्योंकि देखिए इन सब चीजों का होने के बाद जब लास्ट में शांति 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 से ये पोएम एंड होता है, तो वो कहीं ना कहीं एक होप है, एक पॉजिटिविटी का एक तरीके से शाइन है कि यस, आफ्टर all these things whatever had happened, there is a loss of high culture and high spiritualist dryness it has, there is a kind of a disillusionment in the mind and the heart of the people, but everything I hope, poet यहाँ पे कह रहा है कि hope everything will be restored and something will rebirth whatever the past things had, our rich culture, traditional culture and past culture, that will rebirth again। ये इस पोएम में पोएट ने बताया है, और ये थी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जो ये इस पोएम को अलग अलग तरीके से जस्टिफाई कर रही हैं। नंबर नेक्स्ट वन वी हैव हियर, द पोएम एक्सप्लोर्स लाइफ इन लंदन, द आफ्टरमैथ ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। किस तरीके की सिचुएशन है, किस तरीके से लंदन में लोगों का लाइफ है, उनका किस तरीके से लाइवलीहुड है या एक लाइफस्टाइल है, वो सब कुछ इस पोएम को आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो भी सिचुएशन थी इस पोएम के थ्रू एक्सप्लोर करा गया है थ्रू T.S. Eliot। Although its various landscapes include the deserts and the oceans as well as the bustling metropolis। जो भी सिचुएशन जैसे यहाँ पे आप देखोगे इस लाइन में है, लंदन के बारे में बताया, वो ब्लीक सिटी के बारे में बताया गया है, या अनरियल सिटी के बारे में बात हो रही है इस पोएम में। तो अनरियल सिटी जो बात हो रही है वो यहाँ पे लंदन के बारे में ही बात हो रही है, और इस तरीके से एक तरीके से एल्यूजन, एक तरीके से रेफरेंस दिया है अनरियल सिटी के थ्रू लंदन को पोएट ने अपने इस पोएम में। तो मेट्रोपोलिज्म, जो मेट्रोपोलिस जो सिटीज हैं वर्ल्ड की, उनके बारे में भी बात की है, उनकी लाइफ को एक्सप्लोर करा गया है इस पोएम के थ्रू कि वर्ल्ड वॉर के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या सिचुएशन है, क्या माइंडसेट है लोगों का, किस तरीके से लोग अपने चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, या उनके अंदर एक तरीके का पॉजिटिविटी नहीं है, किसी तरीके की वो स्टैंड नहीं ले सकते हैं। देयर इज अ काइंड ऑफ डिसइल्यूजनमेंट, देयर इज अ काइंड ऑफ फ्रेगमेंटेशन एंड डिके in their thoughts, in their ideas, that was discussed by the poet। and also we have the tone of the poem। अगर इस टोन की बात करें, पोएम किस तरीके से टोन में लिखी गई है, तो ये एक मोर्नफुल पोएम है, नॉस्टैल्जिक पोएम है, एंड ऑल्सो सेम टाइम होपफुल पोएम है। आप इसके टोन को देखोगे तो स्टार्टिंग में आपको मोर्नफुल पोएम आपको लगेगी कि अप्रैल इज द क्रूएस्ट मंथ, एंड इसी लाइन के थ्रू आप इस पोएम को समझ जाओगे कि यहाँ पे इस पोएम जो है एक तरीके से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन है, मोर्नफुल है, एक तरीके से वो सॉरो है बहुत ज़्यादा। बीच के लाइन्स को, बीच के आपके सेक्शंस को पढ़ोगे तो आपको नॉस्टैल्जिया की फीलिंग एक आएगी कि पोएट को पुरानी जो चीज़ें हैं, जो पास्ट में हो चुकी हैं चीज़ें, या हमारा जो रिच कल्चर था उसके बारे में जब भी वो सोचता है तो वो बहुत ही ज़्यादा उसकी तरफ इंक्लाइंड होता है, बहुत ही ज़्यादा उसको उससे एक तरीके का अफेक्शन है। एंड ऑल्सो at the last end of the poem you will get there is a kind of hopefulness in the mind, in the heart of the poet, and the poem sounds mournful for the loss of spirituality। किस लिए वो mournful है ये poem दिखाता है, क्योंकि there was a kind of loss of spirituality and also high culture in modern times। एट द सेम टाइम इट रिमेंबर्स द ग्लोरियस पास्ट, जैसा मैंने आपको सभी को बताया कि ये ग्लोरियस पास्ट के बारे में रिमेंबर करता है इस पोएम के थ्रू, इस लाइंस के थ्रू। यहाँ पे जो लाइंस डिस्क्राइब करी गई हैं डिफरेंट जो राइटर्स, पोएट्स जो, और जो क्रिश्चियनिटी या डिफरेंट बुक्स से जो एक तरीके का रेफरेंस लिया गया है, वो हमारे ग्लोरियस रिच ग्लोरियस पास्ट को दिखाता है इस पोएम में। और ऑल्सो फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया, it reflects on the difference between the organic society of the past and the fragmented society of the present। Yes, fragmented society किस लिए है, क्योंकि after world war now people society
and their mindset, their heart are separated from one another. एक दूसरे से सेपरेट हो चुके हैं, तो वहाँ पे एक तरीके का फ्रेगमेंटेशन है सोसाइटी में और उनके जो भी प्रेजेंट में चीजें हो रही हैं उसकी वजह से। तो यहाँ पे जो होपफुलनेस दिखाया गया है वो आप एंड लाइन के थ्रू, मैं बार बार बता रही हूँ आपको कि उसके थ्रू आप समझ सकते हो। शांति 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 मीन्स एवरीथिंग विल बी रिस्टोर्ड एंड आई पोएट थिंकिंग इज दैट hopefully everything would be normal. So friends, यहाँ पे हमने important जो एनालिसिस किया इस पोएम का, आप सभी इसको समझ चुके होंगे कि ये पोएम जो है एक मॉडर्न थीम पे बेस्ड ऑन पोएम है। टोन की बात करो तो मॉर्नफुल, नॉस्टैल्जिया एंड होपफुल, इन तीनों का आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा इस पोएम में कि आपको तीनों चीजें मिलेंगी। बट इसका जो एक लिखने का वे है इस पोएम का कि आपको कभी भी कोई भी एक स्टोरी दूसरे स्टोरी से सीक्वेंस वाइज आपको मैच नहीं करेगा। कोई स्टोरी कहीं की बातें कर रहा है, कोई कैरेक्टर कहीं की बातें कर रहा है, तो जो स्पीकर्स हैं इस पोएम में इन्वॉल्व हैं या जो अपनी बातों को कह रहे हैं, एक सेम एक सेक्शन में आपको डिफरेंट डिफरेंट स्पीकर्स मिलेंगे, तो आपको एक तरीके का फीलिंग आएगा कि ये पोएम बहुत ही ज्यादा डल है, बहुत ही ज्यादा ये फ्रेगमेंटेड पोएम है। बट रियलिटी है कि ये पोएम बहुत ही बेस्ट पोएम रिगार्ड की जाती है बिकॉज द एलिमेंट्स, थीम्स यूज्ड बाय द टीएस इलियट एंड जो भी टोन उन्होंने यूज करा हुआ है आफ्टर वर्ल्ड वॉर की, जिस लाइफ को उन्होंने एक तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी, पिक्चराइज करने की कोशिश करी है इस पोएम के थ्रू, वो बहुत ही ब्रिलियंटली अनरियल सिटी लंदन के थ्रू बहुत ही अच्छे से उसको दिखाया है। और अपने पास्ट को भी उन्होंने ध्यान में रखा है कि जो हमारा रिच पास्ट था वो किस तरीके से हमें बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करता था, बहुत ही ज्यादा एक तरीके से हमें इंस्पायर करता है फ्यूचर के लिए कि एवरीथिंग वुड बी रिस्टोर्ड। सो फ्रेंड्स, आई होप यू गॉट दी पॉइंट ऑफ दिस पोएम एंड नेक्स्ट हम डिफरेंट डिफरेंट जो इसके सेक्शंस हैं उसकी हम समरी को डिस्कस करेंगे और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो रेफरेंसेस हैं वो यूज्ड करे गए हैं पोएट के थ्रू, वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के डिफरेंट डिफरेंट आपको वीडियोस मिलेंगे विद इट्स एक्सप्लेनेशन, विद इट्स समरी एंड विद इट्स allusions। तो बने रहिए चैनल के साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड जो भी आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पे आपको वीडियोस मिलेंगे, प्लीज उनका लिंक मिलेंगे, उनको जरूर आप चेक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस।